नमस्कार आप सभी को। उत्तराखंड राज्य विशेष के समस्त छात्रों को संस्थान की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। संस्थान की तरफ से शुभकामनाएं हैं कि आप प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा स्कोर करें और मुख्य परीक्षा के लिए जो है क्वालिफाई करें। और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं, जो अभी तैयारी करने को सोच रहे हैं उत्तराखंड राज्य विशेष की या उत्तराखंड से जुड़ी हुई किसी भी परीक्षा की तैयारी करने को सोच रहे हैं जहां पर करंट अफेयर्स की एक महती भूमिका होती है, उसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य विशेष से संबंधित करंट अफेयर्स आज से आपका शुरू किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। प्रतिदिन उत्तराखंड राज्य विशेष से जुड़े हुए करंट अफेयर्स, उत्तराखंड राज्य से जुड़े हुए कुछ स्टैटिक प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के प्रश्नों का एक सम्मिलित रूप आपके लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो उत्तराखंड से जुड़े हुए जो भी छात्र हैं, आप किसी भी आप कह सकते हो उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग या अधीनस्थ सेवा आयोग, किसी की भी तैयारी कर रहे हो जो उत्तराखंड से संबंधित है, तो निश्चित रूप से ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। निश्चित रूप से आपको अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज करानी चाहिए। तो चलिए एक एक करके प्रश्नों को देख लेते हैं। उत्तराखंड से संबंधित प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में चर्चा में रही योजना मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? क्या बोला जा रहा है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संदर्भित है, आपको बताना है। तो चलिए बताइएगा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, निश्चित रूप से आप सब ने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। तो बताएं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है, आपको बताना है। चलो बताएं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संबंधित है? और यहाँ पे आपके लिए 4 विकल्प दिए हुए हैं। 4 विकल्पों पर एक बार हम गौर कर लेते हैं। पहला विकल्प कह रहा है भूमिहीन कृषकों से, दूसरा कह रहा है दैनिक मजदूरों से, तीसरा कह रहा है अनाथ बच्चों से और चौथा कह रहा है वन्य जीव संरक्षण से। तो आपको बताना है कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना इनमें से किससे संबंधित है। इन चारों में से कौन सा सही जवाब है, ये आपको बताना है। देखो, उत्तराखंड से संबंधित जो योजनाएं हैं, राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, बजट से संबंधित जो प्रश्न है, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जहां से प्रश्न कई बार पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाने की संभावना भी रहती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें आपके लिए लाई गई हैं। तो बताएं, हाल ही चर्चा में रही मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किससे संदर्भित है? आप जानते हो कि मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना ये कब लाई गई थी? कोविड काल के बाद लाई गई थी। कब लाई गई थी? कोविड काल के बाद लाई गई थी। और जैसे मैंने कहा कि कोविड काल के बाद लाई गई थी, तो इसका उद्देश्य कहीं ना कहीं कोविड से जुड़ा हुआ है। कोविड के दौरान बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया। आप कह सकते हो कि बहुत सारे बच्चों के सर से जो है अभिभावक जो उनके होते थे, गार्जियन जो होते थे, उनका साया जो है उठ चुका था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड राज्य सरकार ने ऐसे बच्चों के लिए जिनके सर से माता पिता का साया उठ चुका है, जिनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है, कोविड के काल में आप कह सकते हो कोविड के काल ने उनको अपने आगोश में ले लिया। तो ऐसे बच्चों के भरण पोषण के लिए, ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए, जब तक ये बच्चे 21 वर्ष, ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी, ऐसे बच्चों के भरण पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने ले ली है। और इसके अंतर्गत 21 वर्ष की आयु तक इन बच्चों को जो है शिक्षा की व्यवस्था, इनके स्वास्थ्य की देखभाल राज्य सरकार करेगी। साथ ही साथ इनका आप कह सकते हो इनकी जो जीवन है सुचारू रूप से चलता रहे, तो इनके भरण पोषण के लिए राज्य सरकार ने 3,000 रुपये की सहायता भी दी है। और यह याद रखना है, 3,000 रुपये प्रति माह की सहायता भी दी जा रही है, इसको भी याद रखना है। और ये जो 3,000 रुपये की सहायता दी जा रही है, विशेष रूप से भरण पोषण के लिए दी जा रही है, इस पर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना क्या है? विशेष रूप से अनाथ बच्चों के लिए है, जिन्होंने कोविड काल में अपने माता पिता को खो दिया है। तो यह योजना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। तो आपको पता होगा उत्तराखंड की जो राजधानी है, आप कह सकते हैं देहरादून है, अस्थायी है लेकिन, ठीक है, देहरादून इसकी राजधानी है। गैरसैंण को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी के दौर में यदि हम देखेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको पता होगा कि उत्तराखंड का जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर है। कितना है?
53,483 वर्ग किलोमीटर ये उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। अब जब उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो याद रखिएगा 1.63%। याद रखिएगा उत्तराखंड का संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1.63% है, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की यदि हम लंबाई की बात करें तो उत्तराखंड की लंबाई आपको देखने को मिलती है 358 किलोमीटर। यदि उत्तराखंड की चौड़ाई की बात करें तो उत्तराखंड की चौड़ाई आपको देखने को मिलती है 320 किलोमीटर, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब है इस प्रकार से जब हम उत्तराखंड से जुड़े हुए जो इस प्रश्नों की सीरीज को प्रारंभ कर रहे हैं उसमें इसी प्रकार से आपको प्रश्नों को देखने को मिलेगा, इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा की जाएगी, इसी प्रकार से स्टैटिक प्रश्नों की चर्चा की जाएगी और जीके खंड में भी उत्तराखंड के लिए जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको मैं याद कराने का प्रयास करूंगा कि इसी करंट अफेयर सेशन के दौरान वो चीजें भी जीके वाले जो प्रश्न हैं वो भी आपके तैयार होते चले जाएं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फार्मा क्षेत्र में निर्यात में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? फार्मा क्षेत्र के निर्यात में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा? नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है, उसमें यह दावा किया गया है, उसमें यह बताया गया है, उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो स्थान आपको बताना है कि कौन सा स्थान उत्तराखंड का रहा है। देखो अब यहाँ पे बात हो रही है नीति आयोग की सॉरी नीति आयोग की बात हो रही है। तो सबसे पहले नीति आयोग के बारे में आपको पता होगा, नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग की जब हम चर्चा करते हैं तो इसका फुल फॉर्म कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पे और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, मतलब जो भी भारत के प्रधानमंत्री होंगे वो भी यही इसके प्रमुख कहे जाएंगे। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि फार्मा क्षेत्र के निर्यात में उत्तराखंड का स्थान क्या रहा, तो आपको बता दें कि इसमें उत्तराखंड का स्थान रहा 17वां। सी विकल्प आपका सही उत्तर है, ठीक है, 17वां स्थान आपका रहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा को किस टोल फ्री नंबर से जोड़ दिया है? बोला जा रहा है कि उत्तराखंड में जो एयर एम्बुलेंस की सेवा है उसको किस टोल फ्री नंबर के साथ जोड़ा गया है। यहाँ पे कुछ नंबर दिए हुए हैं 112, 108, 102, 121। किस नंबर के साथ जोड़ दिया गया है जो डॉक्टर धन सिंह रावत ने घोषणा की थी, तो आपको बताना है। देखो एकीकृत नंबर होना बहुत ज़रूरी है, याद करने में भी हमें सुविधा रहती है और कभी जब हमें विषम परिस्थितियों में हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है तो आसानी से हम कर सकते हैं। पहले क्या होता था यदि हम देख ले कुछ वर्षों पहले तो अलग अलग नंबर होते थे, ठीक है। एम्बुलेंस के लिए अलग नंबर होता था, आपात सेवाओं के लिए अलग नंबर होता था। दूसरी बात फिर इसके बाद आपने देखा था कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में जहाँ पर आपदाएं अक्सर आती रहती हैं, ऐसे में ज़रूरी है कि जो नंबर हैं वो एकीकृत रहे, एक ही नंबर से आपको विभिन्न सहायताएं मिल जाएं तो वो नागरिकों के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है उत्तराखंड के शिक्षा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य में एयर एम्बुलेंस सेवा को किस टोल फ्री नंबर से जोड़ा है? बताएं, एयर एम्बुलेंस को किस टोल फ्री नंबर से जोड़ा गया है? देखो ये जोड़ा गया है 108 से। अब 108 के डायल करने से उत्तराखंड में एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा आपको मिल जाएगी। अब बात हो रही है उत्तराखंड की, तो आपको पता होगा उत्तराखंड की जो स्थापना थी, ठीक है, उत्तराखंड की जो स्थापना थी उसकी यदि हम बात कर लें, चलें अब यहाँ पे बात हो रही थी एयर एम्बुलेंस की, तो हमने देख लिया। आपको पता होगा उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की चर्चा हो रही है तो हमें पता होना चाहिए कुछ बेसिक जानकारियाँ, और जिनको नहीं पता है इसी तरह से कक्षाओं में आपको रट जाएगा और इस पे आपको विश्वास बनाकर चलना है। उत्तराखंड में यदि हम बात करें तो 9 नवंबर वर्ष 2000 ये तिथि जो है ये आपको पता होना चाहिए। 9 नवंबर वर्ष 2000 को
जो है उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि हम बात करें तो आज की तिथि में उत्तराखंड का जो स्थान है भारत में, वो 18वां स्थान रखता है उत्तराखंड, क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में आज की तिथि में। और उत्तराखंड का जो आज का नाम आप देखते हो उत्तराखंड, ये कब पड़ा यदि हम बात करें तो ये पड़ा वर्ष 2007 में। कब पड़ा? 1 जनवरी वर्ष 2007 में इसका नाम पड़ा उत्तराखंड, ये आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड की राजकीय भाषा कई बार पूछी जाती है, तो याद रखना है उत्तराखंड में 2 राजकीय भाषाएं हैं। कौन कौन सी? पहली है हिंदी, दूसरी है संस्कृत। तो याद रखना है उत्तराखंड की 2 राजकीय भाषाएं हैं, हिंदी और संस्कृत, ये दोनों भी आपको याद रखने की ज़रूरत है। यदि हम बात करें उत्तराखंड के सीमावर्ती देशों के बारे में, उत्तराखंड के सीमावर्ती देशों के बारे में, तो आपको बता दें उत्तराखंड के जो सीमावर्ती देश हैं उनमें सबसे पहले आपको याद रखना है चीन, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है नेपाल। अब यहाँ पे मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, ठीक है, इसकी जानकारी आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तराखंड से संबंधित जो भी हमारे पुराने छात्र थे, जो लगातार हमसे जुड़े थे, हम आज भी उम्मीद करते हैं कि आप अब जुड़ाव महसूस करेंगे और जुड़ेंगे। तो आपको बताना है कि चीन के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा रेखा है और नेपाल के साथ भारत की कितनी लंबी सीमा रेखा है, ये आज का आपका होमवर्क है। सभी छात्रों को इसका जवाब देना है और आप में से जितने भी छात्र इसका जवाब देंगे, अगले क्लास में उन सभी के नाम के साथ मैं आपको बताऊंगा कि किसका जवाब सही था और कितने लोगों ने जवाब दिया है। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि चीन और नेपाल के साथ भारत के कितने जो आप कह सकते हो कि राज्य हैं जो सीमा साझा करते हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी देनी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 4, हाल ही में चर्चा में रही योजना घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है आपको बताना है। चलिए बताइएगा, घसियारी कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? कई बार मैंने आपको बताया है इसके बारे में, तो निश्चित रूप से आपको याद भी होगा, ठीक है। विशेष रूप से ये जो योजना है ये सितंबर 2021 में लाई गई थी, ठीक है। और इसको लाए जाने का जो उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं उनको सस्ते दर पर चारा उपलब्ध कराना, ये विकल्प इसका सही उत्तर होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपको बता दें उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए उत्तराखंड में लोकसभा की यदि हम बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें आपको देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड में यदि हम राज्यसभा की बात करें तो उत्तराखंड में राज्यसभा की जो कुल सीटों की संख्या है वो है 3। यदि उत्तराखंड में हम विधानसभा सीटों की संख्या की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 70 विधानसभा की सीटें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब यहाँ पे देखा आपने कि लोकसभा की 5 सीटें, राज्यसभा की यदि हम बात करें 3 सीटें और विधानसभा की 70 सीटें आपको उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं। उत्तराखंड के बारे में आपको यह भी पता होगा कि उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कई बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जब राजकीय वृक्ष की बात करते हैं तो आपको बुरांश नाम याद आना चाहिए, ठीक है। और बुरांश का औषधीय प्रयोग भी किया जाता है, उत्तराखंड के जो लोग होंगे वो जानते होंगे। और यदि राजकीय पक्षी की बात करें तो यहाँ पे राजकीय पक्षी जो है वो आपको मोनाल याद रखना है। मोनाल उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है, ये आपको पता होना चाहिए। राजकीय पुष्प की यदि हम बात करें तो ब्रह्मा कमल यहाँ का राजकीय पुष्प है। इतनी बेसिक जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में हमेशा होनी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है? हाल ही में किसे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया? हाल ही में किसे राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया? बताएं, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा, राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? और आपको बता दें कि इन्होंने जिनको ये सम्मान मिला है, इन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में विज्ञान को लेकर रुचि जगाई थी, ठीक है। और ये भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, ठीक है। विज्ञान को लेकर इन्होंने काफ़ी काम किया, बच्चों में, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों में जाकर जागरूकता का प्रसार किया विज्ञान को लेकर, और इसका प्रभाव भी देखने को मिला है। इन्हें बहुत सारे पुरस्कार, अन्य पुरस्कार भी मिले हैं और इनका नाम है महेंद्र सिंह राणा। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये पता नहीं क्या आ गया, फिलहाल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ प्रश्न क्या है, वो मैं बता देता हूँ। एक खेल आता है, यहाँ पे बोला गया है,
ये क्या होता है ना, कई बार क्या होता है जो टाइपिस्ट होते हैं वो चीज़ों को देखते नहीं हैं, ठीक है, और उनके ना देखने के कारण जो फ़ॉन्ट होता है, फ़ॉन्ट में ऐसे शब्द जुड़ जाते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि एक खिलाड़ी हैं, आपकी नोट कर लीजिएगा, शिवानी गुप्ता, ठीक है, शिवानी गुप्ता। ये जो खिलाड़ी हैं शिवानी गुप्ता, आपसे पूछा जा रहा है कि इनका संबंध किस खेल से है। शिवानी गुप्ता जो खिलाड़ी हैं इनका संबंध किस खेल से है, बताएं। उत्तराखंड की खिलाड़ी हैं शिवानी गुप्ता। 4 खेलों के यहाँ पे नाम दिए हुए हैं, हॉकी, बैडमिंटन और तीसरा वेट लिफ्टिंग, और एक चौथा आता है जू जित्सु, जू जित्सु, ठीक है। तो जू जित्सु एक खेल होता है जो सी नंबर पे है, और चौथा है वेट लिफ्टिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है शिवानी गुप्ता किस खेल से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि इनका नाम इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, बताएं। फास्ट जवाब दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निश्चित रूप से पूछा जाएगा। देखो 28 से 31 मार्च, 28 से 31 मार्च के बीच एक देश है बहरीन, और बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की राजधानी मनामा में एक खेल प्रतियोगिता हुआ था, और जो खेल प्रतियोगिता था उसकी यदि हम बात करें तो इसका नाम था इस खेल प्रतियोगिता का नाम था जू जित्सु। क्या नाम था? जू जित्सु। और ये जो जू जित्सु होता है विशेष रूप से आप कह सकते हो ये एक ऐसा खेल है जैसे कि आप कराटे देखते होगे, जूडो कराटे देखते होगे कि सेल्फ डिफेंस सिखाया जाता है, तो उसी तरह का एक खेल है जू जित्सु। और ये जो जू जित्सु प्रतियोगिता हुई थी बहरीन की राजधानी मनामा में मार्च में, वहाँ पर भारत ने कुल 7 पदक जीता है। और ये जो 7 के 7 पदक हैं ये सारे के सारे कांस्य पदक हैं। कौन से पदक हैं? कांस्य पदक हैं। 7 कांस्य पदक जीता है, और इन 7 कांस्य पदकों में 2 पदक जो जीता है वो जीता है शिवानी गुप्ता ने, इसलिए शिवानी गुप्ता का नाम आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आपने देख लिया जू जित्सु खेल कौन सा है, जूडो कैराटे की तरह ही होता है, सेल्फ डिफेंस का खेल होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस प्रतियोगिता में भारत का जो कुल स्थान था वो प्राप्त हुआ 13वां। 7 पदकों के साथ भारत को इस प्रतियोगिता में 13वां स्थान प्राप्त हुआ, यह भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न कह रहा है हाल ही में किसे वन अनुसंधान संस्थान का नया निर्देशक नियुक्त किया गया है। वन अनुसंधान संस्थान आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है, तो बोला जा रहा है वन अनुसंधान संस्थान का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। चलें बताएं, वन अनुसंधान संस्थान का नया निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा। दिलीप नेगी, डॉक्टर सविता, डॉक्टर रेणु सिंह, पीसी जोशी। बताएं, आपको बता दें यह एक महिला हैं, ठीक है, और आपको बता दें कि भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशकों के इतिहास में ये दूसरी महिला है, ठीक है, सेकेंड महिला हैं ये। इससे पहले कुछ दिन आप कह सकते हो कुछ कार्यकाल पूर्व एक अन्य महिला थी। तो अभी तक भारतीय वन अनुसंधान संस्थान के निर्देशक के तौर पर 2 ही महिला आज की तिथि तक नियुक्त हुई हैं, और इन दोनों महिलाओं का नाम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। वर्तमान समय में जो नियुक्त हुई हैं इनका नाम है डॉक्टर रेणु सिंह, ठीक है, ये दूसरी हो गई, दूसरी महिला हो गई। डॉक्टर सविता जो हैं इनका नाम भी याद रखना है, क्योंकि भारतीय अनुसंधान संस्थान की ये पहली महिला निर्देशक थी, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जो हमारे आप कह सकते हो कि उत्तराखंड राज्य से जो जुड़े हुए प्रश्न थे उनकी सीरीज अब समाप्त होती है। अब आगे आप जो देखने को पाओगे वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़े हुए प्रश्नों को आप यहाँ पर देखोगे। तो चलिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं, और एक बार फिर से आपकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के अंतर्गत यदि हम देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कुछ नए प्रश्न भी हैं, कुछ पुराने प्रश्न हैं, क्योंकि हमारी जो परीक्षाएं हैं उनमें पिछले 1 वर्षों की माना जाता है कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो अभी जो फोकस है वो
हमारा फोकस इस बात पे है कि चीज़ों को हमें बेहतर तरीके से लेकर जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं अपनी आगामी परीक्षाओं में उनको शुरू करना है, सही करना है। चलिए देखो, इस वीडियो को दोनों लोग देख रहे हैं। आप बिहार राज्य से जुड़े हुए बच्चे भी देखते हैं, यूपी से जुड़े बच्चे देखते हैं, उत्तराखंड से जुड़े बच्चे देखते हैं, तो कोई भी इस वीडियो को देख सकता है। सबके लिए लाभकारी है क्योंकि इसमें जो प्रश्न रखे जा रहे हैं विशेष रूप से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों से जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से इसमें आप कह सकते हो पिछले 3 से 4 महीने के प्रश्न रखे गए हैं और प्रश्नों की जो संख्या है वो 10 से 15 के बीच है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि बिहार राज्य के चैनल पर देख रहे हो आप या उत्तराखंड के चैनल पे आप देख रहे हो तो यह बिहार के लिए ही ज़रूरी है, या उत्तराखंड के चैनल पर देख रहे हो तो कि उत्तराखंड के लिए ही ज़रूरी है। ये समग्रता से सभी के लिए महत्वपूर्ण है जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को आपकी परीक्षा में वरीयता दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके अपने प्रश्नों के। आज का राष्ट्रीय घटनाक्रम से जुड़ा हुआ जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? चलें बताएं। चले सभी को जवाब देना है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? सभी को जवाब देना है। कोई भी ऐसा छात्र नहीं रहेगा जो इसका जवाब ना दे। यदि आप परीक्षा देना चाहते हैं, आप अपनी तैयारियों के प्रति आप कह सकते हो संजीदा हैं, आप अपनी परीक्षा के प्रति संजीदा हैं, गंभीर हैं, तो आपको जवाब देना बनता है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? और एक बात और बता दें, आप में से जितने भी छात्र अभी देख रहे हैं, आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं यह भी आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि जानना यह भी जरूरी है कि यदि आप पढ़ रहे हो तो आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पा रहे हो, तो यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। हाल ही में चर्चा में रहा थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है आपको बताना है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। 4 राज्य यहाँ पे दिए हुए हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। देखो, थोल झील के बारे में बात हो रही है तो आपको बता दें, एक जिला है मेहसाणा। एक जिला आपको देखने को मिलता है मेहसाणा। एक मिनट, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग में एरर आ रहा था। हाँ ठीक है, मेहसाणा एक जिला पड़ता है और मेहसाणा जो जिला पड़ता है ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। तो याद रखिएगा, गुजरात के मेहसाणा जिला से संबंधित है थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य, तो इसलिए इसका सही उत्तर है गुजरात। अब इससे संबंधित कुछ अन्य फैक्ट हैं जो आपको जानने जरूरी हैं। आपको बता दें, ये जो झील है, सबसे पहली बात, ये मानव निर्मित झील है। ठीक है, मानव निर्मित झील है और वर्ष 1988 में, याद रखिएगा, वर्ष 1988 में इसको आप कह सकते हो, वर्ष 1988 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला था। और जब इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा मिला तो आगे के वर्षों में अब जाके इसको रामसर साइट के रूप में अभिसरित किया गया है। और आपको बता दें, गुजरात की लगभग 57%, गुजरात की लगभग 57% जो पक्षी प्रजातियां हैं उनका आवास जो है वो थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास है। गुजरात की लगभग 57% जो पक्षी प्रजातियां हैं उनका आवास थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास है, यह आपको पता होना चाहिए। यह एक रामसर साइट है, यह आपको पता होना चाहिए। हाल ही में इसको रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और रामसर साइट की जब हम बात करते हैं तो कई बार मैंने आपको बताया कि रामसर जो है वो ईरान का एक शहर था, जहां पर वर्ष 1971 में एक समझौता हुआ था और इस समझौते में आर्द्र भूमियों को संरक्षित करने की बात की गई थी। तो इसके अंतर्गत जो आर्द्र भूमियां संरक्षित की गई उनको हम रामसर साइट्स का दर्जा देते हैं। और सबसे पहले जो आर्द्र भूमि बनाई गई थी, आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित की गई थी, उसका नाम था कोबेगर। इसका नाम आपको याद रखना है,
कोबेग प्रायद्वीप, ठीक है, कोबोर्ग प्रायद्वीप इसका नाम था। और कोबोर्ग प्रायद्वीप जो है ये 1974 में जो है ये पहला रामसर साइट बना था। इसका नाम आपको याद रखना है। कई बार क्या होता है, कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो वहाँ पे जानना जरूरी होता है। दूसरा, यदि आपसे पूछ लिया जाए सबसे बड़ी रामसर साइट कौन सी है, तो इसका नाम है रियो नीग्रो। रियो नीग्रो जो है ये सबसे बड़ी रामसर साइट है। और रियो नीग्रो ये जो साइट है आपको ये ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। रियो नीग्रो सबसे बड़ी रामसर साइट है और ये आपको ब्राज़ील में देखने को मिलेगी। यदि आपसे कभी पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस देश में है, तो सबसे ज़्यादा रामसर साइट आज की तिथि में यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलते हैं। 175 रामसर साइट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। भारत में यदि हम बात करें तो भारत में वर्तमान समय में जो रामसर साइट है उनकी संख्या है 49, ठीक है। 49 रामसर साइट वर्तमान समय में भारत में हैं। और जो सबसे लास्ट बना था उनमें से एक था खिजड़िया, एक था बखीरा। कई बार मैंने बताया है तो आपको याद होगा, ठीक है। खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और वाखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये उत्तर प्रदेश में है। ये 48वां और 49वें रामसर स्थल के रूप में जो है इंगित किए गए थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपको है और साथ ही साथ रामसर स्थलों के बारे में जानकारी है कि कौन कौन से रामसर स्थल हैं, किस राज्य से संबंधित हैं, तो निश्चित रूप से आपको समस्या का समाधान हो जाएगा। इसको बताएं, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, बताएं। अच्छा प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न इसलिए है क्योंकि भारत सरकार लगातार जैव ईंधन की तरफ बढ़ रही है। भारत सरकार लगातार जो गांव में अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी पे खाने बनाए जाते थे, किचन संचालित होते थे लकड़ी पर, उनको आप कह सकते हो कि फ्री गैस सिलेंडर के माध्यम से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराकर वहां से हटाया है लोगों को। और पर्यावरण की दृष्टि से भी और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी एक बेहतर कदम इसको कहा जा सकता है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है, सबसे पहले आप इसको बताएं। तो आपको बता दें, विश्व जैव ईंधन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 अगस्त को मनाया जाता है। भारत सरकार ने, आपको पता होगा, 2 योजनाएं आपको याद रहनी चाहिए। पहला है उज्ज्वला 1.0, दूसरा है उज्ज्वला जो इस समय चल रही है उज्ज्वला 2.0। उज्ज्वला 2.0 में ऐसे वर्गों को आप कह सकते हैं कवर करने का प्रयास किया गया है जिनको 1.0 के अंतर्गत नहीं कवर किया गया था, जिनको पहले चरण में नहीं शामिल किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और इसकी जो शुरुआत हुई उज्ज्वला 2.0 की, ये अगस्त माह में 2021 में शुरुआत हुई, ठीक है। कहाँ से हुई यदि पूछा जाए तो महोबा से इसकी शुरुआत हुई, पूछा जा सकता है, ठीक है। यदि कभी पूछ लिया जाए कि उज्ज्वला 1.0 की शुरुआत कहाँ हुई थी, तो 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी उत्तर प्रदेश से हुई थी, उत्तर प्रदेश के बलिया, ठीक है, बागी बलिया भूमि से इसकी शुरुआत हुई थी। आप जानते होंगे बलिया जो है इतिहास में इसका नाम दर्ज है, इतिहास पढ़ते होंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वीर ऐसे देखने को मिलते होंगे, ठीक है। चित्तू पांडे का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरह से चीज़ों को आपको याद रखने की ज़रूरत है। उज्ज्वला 2.0 अगस्त 2021 महोबा से, उज्ज्वला 1.0 2016 और बलिया से शुरुआत इसकी हुई है। क्योंकि हम जैव ईंधन की बात कर रहे हैं तो इसलिए इसकी चर्चा करना जरूरी था। हाल ही में चर्चा में रहा उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है, बताएं। उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है, उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है। बताएं। उमलिंग ला दर्रा किस राज्य से संबंधित है। अच्छा प्रश्न है और इसका जवाब सभी को आना चाहिए। जो लोग इस किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आगामी महीनों में एग्जाम है तो इसका जवाब आपको अवश्य याद आना चाहिए। बताएं किस राज्य से संबंधित है। फास्ट जवाब देखो, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूं। आपको बता दें, हिमांक प्रोजेक्ट एक बहुत पहले प्रारंभ किया गया था। हिमांक प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये आता है, तैयार किया गया, ठीक है। दूसरी बात यदि मैं इसके बारे में बता दूं तो इसके अतिरिक्त आप इसके बारे में जान सकते हो कि BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा निर्मित है। और जैसे मैंने बोला BRO, तुरंत आपको पता हो गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन।
और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है सीमावर्ती सड़कों की देखरेख, सीमावर्ती सड़कों को बनाना। अब सीमावर्ती सड़कों की जब बात आ गई तो यहाँ पे महाराष्ट्र तो हो गया आपका बाहर, हिमाचल प्रदेश में भी काम करता है बीआरओ, सिक्किम में भी काम करता है, लद्दाख में भी काम करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हिमांक प्रोजेक्ट की, और इसके बारे में और आपको कुछ जानकारी दे दूं कि इसकी जो ऊंचाई है वो है 19,300 फीट। 19,300 फीट की ऊंचाई पर ये दर्रा आता है, उमलिंगला दर्रा, और इसी दर्रे से होकर विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड जो है बनाई गई है। विश्व की सबसे ऊंची, याद रखिएगा, विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई गई है जो 19,300 फीट की ऊंचाई पर है, उमलिंगला दर्रा से संबंधित है। और ये जो सड़क है ये दो गांवों को जोड़ती है। पहले गांव का नाम है चिसुमले, चिसुमले को ये जोड़ती है देम चौक से, तो चिसुमले गांव को ये जोड़ती है देम चौक से, और ये दोनों के दोनों स्थान आपको पड़ते हैं लद्दाख में। तो कहने का मतलब है कि इसका सही उत्तर है लद्दाख, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इससे पहले बोल्बिया एक देश है, वहाँ पर एक सड़क हुआ करती थी जो विश्व की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड होने का जिसके पास ये खिताब था, ये आपको पता होना चाहिए। ये जो सड़क बनाई गई है चिसुमले से देमचौक को जो जोड़ती है, लगभग 52 किलोमीटर लंबी सड़क है, ये आपको पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये लद्दाख से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। और जब लद्दाख की बात करते हैं तो आपको पता है जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग हुए तो यहाँ पे इनके जो राजकीय चिन्ह थे, कह सकते हैं आप, वो भी अलग हुए। जैसे राजकीय पशु इनका जो था वो चेंज हुआ, राजकीय पशु, राजकीय पक्षी जो था वो चेंज हुआ। अब वर्तमान समय में हम देखें लद्दाख का राजकीय पशु क्या है, तो लद्दाख का राजकीय पशु जो है वो है हिम तेंदुआ, ये आपको पता होना चाहिए। और राजकीय पक्षी यदि हम बात करें तो काली गर्दन वाली सारस जो है ये लद्दाख की राजकीय पक्षी है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में चर्चा में रहा रामप्पा मंदिर किस राज्य से संबंधित है? प्रश्न अच्छा है और निश्चित रूप से इसका जवाब भी सबको पता होगा। यदि इसका जवाब नहीं पता है इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, फिर आपकी पढ़ाई बेकार है, ठीक है, फिर आपकी पढ़ाई करंट अफेयर्स के संबंध में बेकार है। बताएं, जवाब दीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रामप्पा मंदिर किस राज्य से संबंधित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इसके कई अन्य नाम थे, इन नामों को भी मैं आपको बता देता हूं। काकतीय रुद्रेश्वर नाम से भी इसको जाना जाता है, काकतीय रुद्रेश्वर, काकतीय रुद्रेश्वर के नाम से भी इसको जाना जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात आपको बता दें कि ये कहाँ पे है, तो पालमपेट नामक एक गांव पड़ता है, पालमपेट, पालमपेट नामक एक गांव पड़ता है जहां पर ये मंदिर आपको देखने को मिलेगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किस भगवान से संबंधित है, तो रामलिंगेश्वर स्वामी से संबंधित है, रामलिंगेश्वर स्वामी, रामलिंगेश्वर स्वामी से संबंधित मंदिर है और इसको रामलिंगेश्वर स्वामी मंदिर भी कहा जाता है। तो इसके तीन नाम हो गए, रामप्पा मंदिर, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर और रामलिंगेश्वर मंदिर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बता दें इसका जो नाम रामप्पा रखा गया, विशेष रूप से इसको बनाने वाले जो आप कह सकते हो जो मूर्तिकार थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है, क्योंकि लगभग इन्होंने 3 दशक तक प्रयास किया तब जाकर इस मंदिर को मूर्त रूप ये दे पाए। तो इसी वजह से इनका नाम रामप्पा नाम था उनका और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया। और आपको बता दें कि ये जो है हमारा आप कह सकते हो विश्व धरोहर स्थल है। ये भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल बना था, 39वां विश्व धरोहर स्थल, और इसी के साथ साथ 40वां विश्व धरोहर स्थल भी बनाया गया था, वो था धौलावीरा। तो शायद अब आपको कुछ याद आ रहा हो कि रामप्पा मंदिर और धौलावीरा को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। अब यहाँ पे प्रश्न पे हम आ जाते हैं कि ये कहाँ से संदर्भित है, तो आपको बता दें ये संबंधित है तेलंगाना से, मतलब इसका सही उत्तर है ई विकल्प, ठीक है। ये मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। इसको बताएं।
हाल ही में चर्चा में रहा परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? बताएं, परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य किस राज्य से संबंधित है? आपको पता होगा भारत के 14 बाघ अभ्यारण्यों को हाल ही में CATS की मान्यता दी गई। CA का मतलब होता है कंजर्वेशन एश्योर्ड और TS का मतलब होता है टाइगर स्टैंडर्ड। मतलब इन 14 बाघ अभ्यारण्यों में बाघों को संरक्षित करने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, वो बेहतर है, वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हैं और 14 बाघ अभ्यारण्यों को इनमें शामिल किया गया। और आपको पता होगा वैश्विक लक्ष्य है कि वर्ष 2022 तक बाघों की जो आबादी है उनको दोगुना करना। हालांकि यह भी सत्य है कि बाघों की जो कुल आबादी देखने को मिलती है उसकी 60% से अधिक आबादी जो है वो भारत में देखने को मिलती है। यह भी एक कटु सत्य है, यह भी हमें स्वीकारना होगा, यह भी हमें जानना होगा। बाघों की बात हो रही है तो आपको बता दें प्रत्येक वर्ष वैश्विक बाघ दिवस मनाया जाता है। कब? 29 जुलाई को, ये भी आपको पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम मनाते हैं 29 जुलाई को, यह भी आपको पता होना चाहिए। और 2010 से ये मनाया जाना प्रारंभ किया गया था, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब बात हो रही है कि परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो परम्बिकुलम बाघ अभ्यारण्य आपको देखने को मिलता है केरल में। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलता है? केरल में, इसलिए इसका ई विकल्प सही उत्तर है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आप सभी को जवाब देना है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य से संबंधित है? आप में से सभी को जवाब देना है, अनिवार्य है, जवाब अवश्य दीजिएगा। आपको एक जानकारी और बता दें, केंद्रपाड़ा, आपने स्थान का नाम शायद आपने सुना हो, केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा जो स्थान है ये पड़ता है उड़ीसा में और ये जो जिला है केंद्रपाड़ा, आपको बता दें इसके बारे में कि भारत का एकमात्र स्थान है, एकमात्र जिला है जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत का एकमात्र जिला है केंद्रपाड़ा जहां पर मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाई जाती हैं। अब आप बोलोगे मगरमच्छ की भी 3 प्रजातियां होती हैं? जी हाँ। कौन कौन सी? पहले को आप बोलते हो घड़ियाल, ठीक है, दूसरे को आप बोलते हो मगर और तीसरा होता है खारे पानी का मगर। भारत में ये 3 प्रजातियां मगरमच्छों की, आप कह सकते हो वैश्विक स्तर पर भी ये 3 प्रजातियां मगरमच्छों की होती हैं, घड़ियाल, मगर और खारे पानी का मगर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों कहीं पर यदि मिलते हैं, तीनों एक साथ कहीं मिलते हैं तो वो केंद्रपाड़ा उड़ीसा में मिलते हैं, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में जारी IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? बोला जा रहा है पुलिसिंग सूचकांक अभी हाल ही में जारी हुआ है, इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है आपको बताना है। चलो बताएं, इनमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है? पुलिसिंग सूचकांक जो जारी हुआ इसमें कौन सा राज्य टॉप पर रहा है आपको बता दें। 0 से लेकर 10 तक की यहाँ पे रैंकिंग दी गई थी। 0 मतलब सबसे न्यूनतम, 10 मतलब सबसे उच्चतम। तो आपको बताना है कि IPF स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा, बताएं। जवाब दीजिएगा, कौन सा राज्य टॉप पर रहा? देखो, इसमें टॉप पर था आंध्र प्रदेश और यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, इसका मतलब है ई विकल्प इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसमें टॉप पर था आंध्र प्रदेश, तो नोट कर लीजिएगा, इसमें टॉप पर था आंध्र प्रदेश। और सबसे निम्नतम स्थान पर यदि कौन सा राज्य था यदि पूछ लिया जाए तो इसमें सबसे निम्नतम स्थान पे था बिहार, इसका स्थान था 29वां। नीचे से जो दूसरे नंबर पर टॉप किया वो था उत्तर प्रदेश और इसका स्थान था 28वां। उत्तराखंड की यदि हम बात करें, क्योंकि उत्तराखंड के भी छात्र इसको देख रहे हैं, तो उत्तराखंड का जो स्थान था ये था 15वां। ठीक है, तो याद रखना है इस IPF पुलिसिंग सूचकांक में आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा, बिहार अंतिम से टॉप पर रहा, यूपी अंतिम से दूसरे स्थान पर रहा और उत्तराखंड का स्थान 15वां रहा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलो यहाँ पे एक रैंकिंग के बारे में बात हो रही है। ये है QS, नोट कर लीजिएगा, QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों में कौन से विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। देखो QS एशिया यूनिवर्सिटी जो रैंकिंग थी ये 14वां संस्करण था इसमें, और इस रैंकिंग में जो सबसे ज़्यादा विश्वविद्यालय शामिल किए गए थे वो चीन के 126 विश्वविद्यालय, भारत के टोटल 118 संस्थान इसमें शामिल किए गए थे। अब बात आती है कि भारत के कितने छात्रों ने कितने संस्थानों ने बेहतर स्थान अर्जित किया, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको बता दें टॉप पर इनमें कौन सा संस्थान था। तो इसमें ओवरऑल कैटेगरी में जो टॉप पर संस्थान था उसका नाम था नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप स्थान पे था। दूसरे स्थान पे था पेकिंग विश्वविद्यालय चीन का। यहाँ पे बात हो रही है प्रश्न में कि भारत का कौन सा संस्थान इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पे था। तो बताएं भारत का कौन सा संस्थान इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर था। चलें, देखो भारत के 3 संस्थान आपको याद रखने हैं। एक की रैंकिंग है ओवरऑल कैटेगरी में 42वीं, एक की है 45वीं, एक की है 54वीं। अब इसमें है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे जो है वो आप कह सकते हो भारतीय संस्थाओं में टॉप पर था IIT बॉम्बे। दूसरे स्थान पे मतलब ओवरऑल 45वीं रैंकिंग पे IIT दिल्ली, और तीसरे स्थान पे मतलब ओवरऑल 54वें स्थान पे IIT मद्रास। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बॉम्बे, दिल्ली और मद्रास, कहने का मतलब इसका सही उत्तर है IIT बॉम्बे, क्योंकि IIT बॉम्बे जो है भारतीय संस्थाओं की कैटेगरी में टॉप पर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में विश्व प्रतिष्ठा, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में भारत का कौन सा संस्थान टॉप पर रहा। अभी हमने QS एशिया रैंकिंग देखी थी विश्वविद्यालयों की, अब बात हो रही है टाइम्स रैंकिंग की, टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग की। तो बताएं इनमें कौन सा संस्थान टॉप पर रहा, भारत का कौन सा संस्थान इनमें टॉप पर था। चलें बताएं। देखो ओवरऑल कैटेगरी में यदि हम बात करें तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी याद रखिएगा, हार्वर्ड विश्वविद्यालय USA का है जो टॉप पर था ओवरऑल कैटेगरी में, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग में। अब भारतीय विश्वविद्यालयों की यदि हम बात करें तो आपको बता दें टॉप 100 में एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय था जो 91 से 100 रैंकिंग वाले कैटेगरी में शामिल था, और वो था IISc बेंगलुरु, मतलब भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु एकमात्र संस्थान था जो टाइम्स हायर एजुकेशन विश्व प्रतिष्ठा रैंकिंग 2021 में टॉप 100 में शामिल था, यह आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा IISc बेंगलुरु, इसी को बोलते हैं भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, बात एक ही है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। हेनले, यहाँ पे हेनरी लिखा है, ये है हेनले, ठीक है, हेनले। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। चलिए जवाब दीजिएगा। चलें, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा। और आपको बता दें अभी तक की जो सबसे खराब रैंकिंग है वो रही भारत की, इससे बुरी रैंकिंग पासपोर्ट रैंकिंग अभी तक भारत की नहीं रही है। भारत इस श्रेणी में, इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में 90वें स्थान पर रहा है, और भारत से
यदि हम बात करें, भारत का स्थान हो गया 90वां स्थान, और भारत के जो नागरिक हैं वो 98 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। जापान की यदि हम बात करें, पहले स्थान पर रहा, और जापान के नागरिक पूरे विश्व में 192 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। सिंगापुर के नागरिक भी 192 देशों में, और दूसरे स्थान पर रहा जर्मनी। तो पहले स्थान पर जापान और सिंगापुर संयुक्त रूप से रहे, दूसरे स्थान पर जर्मनी रहा। भारत का यदि हम बात की जाए तो भारत का स्थान 90, ये पोजीशन भारत की थी, और अब तक की सबसे खराब पोजीशन भारत की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में रही है, ये आपको पता होना चाहिए, इसको रट जाना है, कई बार ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स पूछा जाता है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा, बताएं। बताएं, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में डेनमार्क पहले स्थान पे, नॉर्वे दूसरे स्थान पे, फिनलैंड तीसरे स्थान पे था। तो टॉप 3 आपको पता होना चाहिए। अब भारत की बात आती है कि भारत का स्थान क्या रहा, तो भारत का जो इसमें स्थान रहा वो 79, ठीक है। सी विकल्प इस प्रश्न के लिए सही उत्तर है। तो इसको रट जाना है आपको, क्योंकि सूचकांक से संबंधित प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसको बताएं। विश्व बैंक द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने वाले देशों की जारी किए गए सूची में भारत का स्थान क्या रहा? अब विश्व बैंक द्वारा विदेशों से धन प्राप्त करने वाले देशों की जो सूची जारी की गई है उसमें भारत का स्थान क्या रहा है, बताएं। चले बताएं, भारत का स्थान क्या रहा है? देखो, भारत ने कुल 87 बिलियन डॉलर, ठीक है, भारत ने कुल 87 बिलियन डॉलर रुपए जो है प्राप्त किए हैं, जो विदेशों से भारत में भेजे गए हैं, ठीक है। दूसरे स्थान पे चीन था, चीन ने 53 बिलियन डॉलर रुपए जो है वो अर्जित किए हैं, विदेशों से भेजे गए। और तीसरे स्थान पर मैक्सिको का नाम आता है। और आपको बता दें, भारत में जो पैसे आए हैं 87 बिलियन डॉलर, इसका 20% हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ यूएसए से आया है, ठीक है। 20% हिस्सा यूएसए से आया है, और सबसे ज़्यादा हिस्सा भेजने वाला आप कह सकते हो जो देश है वो यूएसए। मतलब भारत में जो विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई है, विदेशों से जो धन प्राप्त हुए हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो आया है यूएसए से आया है। मतलब यूएसए पे में रहने वाले भारतीयों ने सबसे ज़्यादा धन अपने घर को, अपने परिवारजनों को भेजा है। इसके बाद गल्फ देशों का स्थान आता है, क्योंकि खाड़ी देशों में भारत के बहुत ज़्यादा वर्कर कार्य करते हैं, ठीक है। सऊदी अरब हो गया, कुवैत हो गया, इसके बाद ओमान हो गया, बहरीन हो गया, ठीक है, यूएई हो गया। तो इनमें बहुत लाखों की संख्या में भारतीय कार्य करते हैं, और कहीं ना कहीं इन भारतीयों के द्वारा जो मुद्रा भेजी जाती है, कहीं ना कहीं इनका योगदान है भारतीय विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको बढ़ाने में। और आप देखते होंगे जब कोई समस्या आती है तो सरकारें तुरंत इनके लिए कार्य करती हैं। जैसे लॉकडाउन में इनकी वापसी के लिए सरकारों ने कार्य किया, और क्यों ना करें, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है क्योंकि यही भारतीय हैं जो भारतीय विदेशी मुद्रा का जो भंडार है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और सबसे ज़्यादा अमेरिका से आया। अमेरिका से इस संदर्भ में भी, क्योंकि अमेरिका में जो भारतीय कार्य कर रहे हैं, जो भारतीय लोग जॉब कर रहे हैं, उनकी जो सैलरी है वो काफ़ी उच्च है, ठीक है, उस रेशियो में। बाकी जो गल्फ देशों में कार्य कर रहे हैं उनकी सैलरी आप कह सकते हो 2000 दिरहम, 2500 दिरहम, इस तरह से है। जबकि अमेरिका में जो कार्य कर रहे हैं वो हज़ारों, 10,000, 15,000, 20,000 डॉलर तक कमाते हैं, मैक्सिमम 50,000, 60,000 डॉलर तक कमाते हैं। तो उस रेशियो में यदि देखा जाए तो यूएसए का जो हिस्सा है वो सबसे बड़ा है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चल इसको बताएं, लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, बताएं। लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ये गलत है इतना, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पहले प्रश्न की बात करें, लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा?
चलिए जवाब दीजिएगा। लीड्स 2021 सूचकांक में कौन सा राज्य 30 पर रहा? इनमें 3 कैटेगरी बनाई गई थी। एक कैटेगरी में गुजरात ने टॉप किया, दूसरी कैटेगरी थी पर्वतीय क्षेत्रों की, नॉर्थ ईस्ट की, जिसमें जम्मू कश्मीर ने टॉप किया, और तीसरी कैटेगरी थी यूनियन टेरिटरी की, जिनमें दिल्ली ने टॉप किया। तो याद रखिएगा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और गुजरात, ये 3 याद रखिएगा, आपका प्रश्न निकल जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा रुस्तम 2 ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? रुस्तम 2 ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है, बताएं। किसके द्वारा विकसित किया गया है? रुस्तम 2 ड्रोन किसके द्वारा विकसित किया गया है? और आपको बता दें, रुस्तम 1 और रुस्तम 2 और रुस्तम H, रुस्तम ड्रोन के 3 प्रकार हैं, ठीक है। एक है फर्स्ट, दूसरा है H और तीसरा है सेकंड। यहाँ पे बात हो रही है रुस्तम सेकंड की, और रुस्तम सेकंड की जो क्षमता है लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई पर ये उड़ान भर सकता है, और लगभग 20 से 22 घंटे तक ये लगातार उड़ान भर सकता है। मतलब 20 से 22 घंटे इसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब बात हो रही है कि बनाया किसने है, तो इसको बनाया है DRDO ने, ठीक है। DRDO की एक बेंगलुरु स्थित प्रयोगशाला है जहां पर इसको तैयार किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने बात किया DRDO की, तो आप में से सभी का, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप सबका होमवर्क है कि DRDO के बारे में जितनी मैक्सिमम जानकारी आप लिख सकते हो वो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। जिसकी जानकारी सबसे अच्छी होगी, जिसने सबसे विधिवत तरीके से DRDO के बारे में बताया होगा, उसकी चर्चा हम कल की कक्षा में करेंगे। DRDO के बारे में, जैसे DRDO की स्थापना कब हुई, DRDO का आदर्श वाक्य क्या है, DRDO का मोटो क्या है, ठीक है, DRDO का हेडक्वार्टर क्या है, और इस तरह से DRDO के बारे में आपको जितनी मैक्सिमम जानकारी है वो आपको अंकित करनी है। आप करोगे, निश्चित रूप से हम देखेंगे, पसंद आएगी तो अगली क्लास में आपकी चर्चा अवश्य की जाएगी। तो थोड़ा सा अपने से भी कार्य करने को आप सोचें, कार्य करें तो चीज़ें आपकी और बेहतर होंगी। चलें इसको बताएं। INS तुसील का जलावतरण कहाँ किया गया, बताएं। INS तुसील का जलावतरण कहाँ किया गया? INS तुसील का जलावतरण कहाँ किया गया, चलें बताएं। आपको बता दें, तलवार बैच के जो INS आप कह सकते हो, जो हम युद्धपोत तैयार कर रहे थे, उनका बैच 3rd इस समय तैयार हो रहा है, ठीक है, तलवार कैटेगरी का, और उसी के अंतर्गत INS तुसील बनाया गया है। और INS तुसील के बाद इसमें जो बनाया जाएगा, ये 7वां है, टोटल इसमें 10 बनाए जाने हैं, टोटल इसमें 10 बनाए जाने हैं इस कैटेगरी में, ठीक है, जिनमें से अभी तक जो बन चुके हैं वो 6 बन चुके हैं। 7वां आपका तुसील है, ठीक है। इसके बाद 7वां तुसील हो गया। 8वां की बात करें तो 8वां आपका तमला है, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों जो हैं अलग बन रहे हैं, और बाकी का जो 9वां और 10वां है ये भारत में बनाए जाएंगे, ठीक है। भारत में वो अभी गोवा शिपयार्ड में बनाए जाएंगे, ठीक है। इस कैटेगरी में 9वां और 10वां जो बनाया जाएगा वो भारत में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाएगा, और बाकी के अन्य जो अभी 8 बने हैं ये विदेशों में बनाए गए हैं। तो आपको बताना है कि इसका जलावतरण कहाँ किया गया। निश्चित रूप से जहाँ बनाया गया होगा वहीं पर जलावतरण किया गया होगा। जैसे आप जानते होंगे, INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तेग, INS तरकस, INS त्रिखंड, इतना नाम आपको पता होगा। ये 6 आपको याद होगा निश्चित तौर पे, ठीक है। नहीं याद होगा तो विभिन्न मिशनों में इनका प्रयोग किया गया है, वहाँ से आपको याद करना चाहिए। तो आपको बता दें, इनका निर्माण हुआ है यांतर शिपयार्ड में। कहाँ पर? यांतर शिपयार्ड, यांतर शिपयार्ड। और ये जो यांतर शिपयार्ड पड़ता है, यांतर शिपयार्ड पड़ता है रूस में। मतलब इनका जलावतरण कहाँ हुआ है? इनका जलावतरण हुआ है रूस में, ठीक है। अब 8 तक तो रूस में बनेंगे, ठीक है। 6 भी रूस में बने, 6 तक, 7वां भी रूस में बना, उसका जलावतरण हो गया, भारत को सौंपा जाएगा। 8वां भी रूस में बनेगा। 9वां और 10वां जो हैं ये भारत के गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तुसील की यदि हम बात करें, तुसील जो है एक संस्कृत वर्ड है, और इसका हिंदी में यदि हम करते हैं तो इसका नाम होता है रक्षा कवच।
याद रखिएगा, तुसील संस्कृत का शब्द है, इसका जब हम हिंदी वर्जन करते हैं तो उसका अर्थ आता है रक्षा कवच। ये आपको पता होना चाहिए। आप जानते हो रूस के साथ हमारे मित्रवत संबंध है और बहुत सारी तकनीकी है जिस पर भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर बनाई है, तभी तो इसका नाम रूस की मॉस्कवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्रा नदी, इन दोनों नदियों के नाम पर रखा गया है। ठीक है, तो भारत और रूस के ज्वाइंट वेंचर से, जैसे क्लासनिकोव राइफल जो अमेठी में बन रही है, वो भी भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है। तो याद रखना है, भारत और रूस के रक्षा संबंध बहुत ही बेहतर हैं और वैश्विक परिदृश्य में जब हमें चीन और पाकिस्तान दोनों से खतरा है, ऐसे में ज़रूरी है कि रूस के साथ जो है हमारे संबंध बेहतर बने रहें। और इसी के कारण आप यूक्रेन विवाद पे देख रहे होंगे कि भारत रूस के एक प्रकार से साथ ही है। यूक्रेन के पक्ष में भारत ने कभी भी जो है कोई बयान नहीं दिया है और ना ही वैश्विक मंचों पर रूस का विरोध किया है, यह भी देखने वाली बात है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। हाल ही में चर्चा में रहे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को किसने बनाया है? हाल ही में चर्चा में रहे हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट अभ्यास को किसने बनाया है? बताएं। इसको बनाया है DRDO ने। ठीक है, चलिए इसको बताएं। भारत में IVF तकनीक से सर्वप्रथम गाय के बछड़े का जन्म किस राज्य में हुआ? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं इसमें। पहला यहाँ पे देख लीजिए किसके बात हो रही है, गाय के बछड़े की बात हो रही है या भैंस के बछड़े की बात हो रही है? दोनों का जवाब अलग अलग होगा। तो गाय या भैंस क्या पूछा जा रहा है उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बता दें भैंस के बारे में, क्योंकि अभी हाल ही में गुजरात का सोमनाथ जिला है, सोमनाथ जिला है जहाँ पे बन्नी नस्ल के बछड़े का जन्म IVF तकनीक से हुआ है और इस गांव का नाम है धनेज। ठीक है, सोमनाथ जिले का धनेज गांव है जहां पर भैंस के बछड़े का जन्म हुआ है और जो भैंस है उसकी जो प्रजाति है वो है बन्नी नस्ल की जो भैंस होती हैं विशेष रूप से कच्छ का जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न में क्या पूछा गया है, गाय के बारे में बात हो रही है। तो आपको बता दें गाय के बछड़े का जो जन्म हुआ था वो हुआ था गोपाल नगर। कहाँ पे? गोपाल नगर। और कब हुआ था? वर्ष 2017 में हुआ था। और गोपाल नगर कहाँ पर पड़ता है? तो आपको बता दें ये पड़ता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी जानकारी यदि आपके पास है तो निश्चित रूप से कोई समस्या आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए अपनी चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। बिहार राज्य के जो छात्र हैं और जो उत्तराखंड राज्य के छात्र हैं या किसी अन्य राज्य के छात्र भी देख रहे हैं, तो आप सबके लिए यह ज़रूरी है जो राज्य स्पेसिफिक आपको पढ़ाया जाए वो आपको इग्नोर कर देना है। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है जितने कि अन्य छात्रों के लिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।